हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड आज जिस केस की हम लोग बात करने वाले हैं, इस केस को नियरली 131 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। स्टिल ये केस आज भी लोगों को उतना ही फैसिनेट करता है जितना ये तब किया करता था। इसके अलावा इस केस की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस केस के ऊपर बेस्ड कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज, कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। साथ ही साथ इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज भी कुछ लोग लगे हुए हैं। सो प्रेजेंटिंग यू द लिज़ी बॉर्डन केस। दोस्तों स्टोरी शुरू होती है यूएसए के द फॉल रिवर शहर से। इस शहर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड्रयू जैक्सन बॉर्डन अपनी वाइफ सरा बॉर्डन एंड दो बेटियां एमा बॉर्डन एंड लिज़ी बॉर्डन के साथ रहा करते थे। अगर हम एमा और लिज़ी की बात करें तो एमा लिज़ी से करीब 9 साल बड़ी थी। लिज़ी का जन्म साल 1860 में होता है और ठीक इसके 3 साल बाद यानी साल 1863 में लिज़ी और एमा की मां सरा बॉर्डन की किसी डिसीज की वजह से डेथ हो जाती है। सरा की जब मौत हुई उस वक्त एमा की उम्र करीब 12 साल और लिज़ी की उम्र करीब 3 साल रही होगी, लेकिन फिर भी सरा ने एमा को कुछ इस तरीके से ट्रेन कर दिया था जिससे वो लिज़ी की हर जरूरतों का ख्याल रख सके, उसका अच्छे से ध्यान रख सके और जो भी उसे परेशानी आती है उसमें उसकी मदद कर सके। और मरते वक्त सरा ने एमा से एक वादा लिया था कि उसके ना होते हुए एमा लिज़ी का एक माँ की तरह ध्यान रखेगी। और एमा बिल्कुल ऐसे ही करती है। जैसे जैसे लिज़ी बड़ी होती जाती है उसे कभी एमा एक माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। अब दोस्तों समय थोड़ा बीतता है और एमा एक और अपना और लिज़ी का अच्छे से ध्यान रख रही होती है। वही दूसरी ओर एंड्रयू बॉर्डन जो कि इनके पापा हैं, उन्हें महसूस होता है कि शायद वो अपने काम और बिजनेस की वजह से इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपनी दोनों बेटियों की देखभाल नहीं कर पाता है। इसीलिए एंड्रयू साल 1866 में यानी सरा की मौत की ठीक 3 साल बाद एबी डर्फी ग्रे नाम की एक लेडी से शादी करते हैं। अब दोस्तों शादी के पहले तो एंड्रयू सोचते हैं कि शायद उनकी शादी के बाद दोनों बेटियों को एक माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। जैसे ही एबी और एंड्रयू की शादी होती है वैसे ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है, क्योंकि एबी की फैमिली का जो सोशल स्टेटस था वो उस समय एंड्रयू की फैमिली से काफी ज्यादा कम था। इसीलिए एमा और लिज़ी हमेशा ये सोचते थे कि एबी ने उनके पापा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग एबी की बात करें तो जो कई सारे पुराने आर्टिकल्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके हिसाब से एबी ने एक अच्छी माँ बनने की और इन दोनों बेटियों का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन एमा और लिज़ी ने कभी उन्हें वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिजर्व करती थी। इनफैक्ट शादी के बाद से ही दोनों बहनें उन्हें या तो मिस बॉर्डन कहती या तो स्टेप मदर कह के पुकारती। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतते जाता है और एंड्रयू का बिजनेस भी काफी हद तक सेटल होने लगता है और उनकी गिनती कहीं ना कहीं शहर के सबसे अमीर लोगों में होने लगती है। लेकिन दोस्तों उनकी पहचान उनकी अमीरी से ज्यादा उनकी कंजूसी से होती है। अब देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ ना, ये मैं आप सबको बताता हूँ। देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आता है उनका घर, जहाँ एक तरफ शहर के सारे वेल्दी बिजनेसमैन, उनके कजिन्स, उनके रिलेटिव सारे शहर के क्लेविश एरिया द हिल्स में रहा करते, जहाँ बड़े बड़े घर थे, सारे घरों में अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, सब घरों में आपको कई सारे नौकर चाकर देखने मिलते हैं, वहां के लोग पार्टी करते हैं और इसी तरीके से लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। वही एंड्रयू की अगर बात करें तो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद वो अपनी फैमिली को लेके एक ऐसे एरिया में रहते जहां मोस्टली वर्किंग क्लास लोग रहते थे। साथ ही साथ उनके घर की अगर हम लोग बात करें तो उनका एक नॉर्मल सा छोटा सा घर था जिसमें आपको कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड पानी भी अवेलेबल नहीं था। साथ ही साथ अगर नौकर चाकर की बात करें तो उनके घर में सिर्फ एक हाउसमेड थी जिनका नाम था ब्रिजेट सुलेवान, जिसे सारे लोग मैगी के नाम से जानते थे। अब देखो ऐसा नहीं था कि एंड्रयू इन सारी फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी ऐसी लग्जरियस लाइफ नहीं जीते और साथ ही साथ अपनी दोनों बेटियों को भी ऐसी लाइफ जीने से रोकते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एंड्रयू कभी लिज़ी और एमा को पार्टीज करने की परमिशन नहीं देता है। साथ ही साथ उनकी शादी के लिए जब भी कोई लड़के उनके घर रिश्ता लेके आते हैं तो वो हर लड़के को ये कह के मना कर देते कि ये लड़का सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनसे शादी करना चाहता है। इसी वजह से दोस्तों एमा और लिज़ी कहीं ना कहीं अपने पापा से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो जानते थे जो लाइफस्टाइल वो डिजर्व करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पापा की वजह से वो जी नहीं पा रहे। दोस्तों समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं साल 1892 में। 1892 एक ऐसा साल था जब एबी की बहन कहीं ना कहीं मुसीबत में आ जाती है, उसे शायद घर से निकाल देते हैं और वो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह में फंस जाती है। तो एबी उसे लेके एंड्रयू के पास आती है और इसके बदले एंड्रयू एबी की बहन को एक घर गिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये बात एमा और लिज़ी को पता चलती है वो तो एकदम गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि देखो एक तो एंड्रयू उनको बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं प्रोवाइड करते थे, वही जब एबी की बहन की बात आई तो उन्होंने उसे एक पूरा घर गिफ्ट कर दिया। ये सारी चीजें लेके वो एंड्रयू के पास जाती है।
और जब एंड्रयू को ये सारी बातें पता चलती है, एंड्रयू उन दोनों बहनों को $1 में जो उनका घर था, जिस घर में वो लोग रहते थे, उस घर को उन्हें गिफ्ट कर देते हैं और कुछ महीनों में उन्हें $5000 देके वो घर बाय बैक भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट की वजह से कहीं ना कहीं एमा और लिजी एबी को और ज्यादा हेट करने लगे थे, क्योंकि वो दोनों जो एक बात बचपन से मानते थे कि एबी ने एंड्रयू से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, वो बात इस इंसिडेंट से कहीं ना कहीं और ज्यादा ट्रिगर होती गई। इसके अलावा दोस्तों जुलाई 1892 का टाइम आता है जब इस फैमिली में वापस से कुछ फैमिली आर्गुमेंट्स होते हैं और दोस्तों इस बार आर्गुमेंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाता है कि जो दोनों बहनें हैं एमा और लिजी, वो दोनों वेकेशंस मनाने के लिए न्यू बेडफोर्ड सिटी चले जाते हैं। एंड करीब 2 हफ्ते के वेकेशंस मनाने के बाद दोनों बहनें वापस द फॉल रिवर आती है, लेकिन लिजी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि फॉल रिवर आने के बावजूद वो 4 दिनों तक के अपने घर नहीं जाती है और कोई रेंटेड अपार्टमेंट या कह सकते हो उस टाइम के जो पीजी वगैरह रहे होंगे वहां पे रहती है। दोस्तों 4 दिनों के बाद लिजी घर वापस आ जाती है और इसके नेक्स्ट वीक यानी अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में बॉर्डन फैमिली के सारे मेंबर्स बीमार पड़ने लगते हैं। अब ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय रेफ्रिजरेटर्स वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे, तो उस समय फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन सी चीज थी और इसी वजह से ये सारे फैमिली मेंबर्स बीमार थे। लेकिन एबी को कहीं ना कहीं शक था कि शायद किसी ने उनके खाने के साथ कुछ टेम्परिंग वगैरह की है जिसकी वजह से ये सारे लोग बीमार पड़े, क्योंकि देखो एंड्रयू बाय नेचर जैसे मैंने आपको बता दिया काफी कंजूस थे और लोगों के लिए भी उनका बिहेवियर बहुत सही नहीं हुआ करता था। इसी वजह से उनके कई सारे दुश्मन थे और एबी को डर था कि उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने उनके पति को मारने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों आता है 3 अगस्त 1892 का दिन। लिजी अपनी एक वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड उसकी एलिस रसल के यहाँ जाती है, उससे कुछ बातें करती है, उससे कुछ अपना कंसर्न बताती है और कहीं ना कहीं वो एबी की बात को दोहराती है कि उसे डर है कि शायद कोई उसके पापा को मारना चाहता है। अब दोस्तों जैसे ही लिजी घर आती है वैसे ही वो देखती है कि उसके जो मामा यानी कि जो सरा बॉर्डन, उनकी रियल माँ, उनके भाई जॉन मोर्स जिन्हें वो अंकल जॉन कह के पुकारती थी, वो उनके घर आए हुए हैं। अब लिजी को तो पहले शक होता है क्योंकि देखो अंकल जॉन वैसे उनके घर नॉर्मली आते नहीं थे और साथ ही साथ इस बार वो बिना नोटिस के आए हुए हैं और सबसे स्ट्रेंज बात जो थी कि वो बिना सूटकेस लेके उनके घर आए हुए थे। इसके बाद दोस्तों लिजी अंकल जॉन और एंड्रयू उनकी कुछ बातें सुन लेती है जिसमें वो कुछ व्हील वगैरह की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं और उसे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चीजें सही नहीं चल रही है। इसके बाद दोस्तों अंकल जॉन गेस्ट रूम में सोने जाते हैं, एंड्रयू अपने कमरे में और लिजी अपने कमरे में सोने जाती है। अगले दिन 4 अगस्त 1892 का दिन आता है। सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब एंड्रयू, एबी और अंकल जॉन ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद करीब 1 घंटे तक सिटिंग रूम में बैठ के एंड्रयू और अंकल जॉन कुछ फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। और इसके बाद दोस्तों करीब 8:48 को अंकल जॉन किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और करीब इससे 10-15 मिनट बाद एंड्रयू भी अपनी रूटीन मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों एंड्रयू और अंकल जॉन जाने के बाद घर में सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं, एबी, लिजी और उनकी मेड मैगी। तो एबी मैगी को कहती है कि तुम जो भी सारे घर के विंडोज है उन्हें साफ कर दो, तब तक मैं गेस्ट रूम साफ कर देती हूँ। और लिजी किचन में अपना कुछ काम कर रही होती है। अब दोस्तों करीब 10:30 बजे एंड्रयू मॉर्निंग वॉक से वापस आता है। वो दरवाजा नॉक करता है और मैगी दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन दरवाजा कुछ जाम हो जाने की वजह से इतने आसानी से दरवाजा नहीं खुलता है। जैसे तैसे मैगी दरवाजा खोल देती है और एंड्रयू को अंदर लेती है। इसके बाद दोस्तों लिजी भी वहां पहुंच जाती है और एंड्रयू लिजी से बात करते हैं कि एबी कहाँ है। तो लिजी कहती है कि उनके लिए कोई तो मैसेंजर आया था जिसने बताया कि उनका कोई पहचानने वाला सिख है, इस वजह से शायद एबी उनके साथ गई हुई है। ये सुनते ही सिटिंग रूम में काउच पे एंड्रयू आराम करने लगते हैं और लिजी कुछ अपने काम खत्म करने के लिए बांध जाती है। करीब 10 से 15 मिनट बाद लिजी जैसे ही बांध से वापस आती है और सिटिंग रूम की ओर बढ़ती है, वैसे ही वो कुछ देख के जोरों से चिल्लाती है, मैगी जल्दी नीचे आओ, कोई आया और उसने पापा को मार दिया। अब दोस्तों ये सुनते ही मैगी एकदम नीचे आती है और देखती है कि सिटिंग रूम में काउच पर एंड्रयू खून से लथपथ पड़े हुए हैं। उनके सर पे कोई भारी चीज से बहुत बार वार किया गया और वार इतना ब्रूटल था कि उनकी एक आंख के 2 टुकड़े हो रखे थे। अब इसके बाद दोस्तों लिजी जल्दी से मैगी को कहती है कि वो जल्दी जाके फैमिली डॉक्टर बावन को बुला के लाए। तब तक वो नेबर्स और पुलिस वालों को कॉल कर देती है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस, उनके कुछ नेबर्स और डॉक्टर बावन पहुंच जाते हैं। लिजी को मानो एकदम शौक ही लगा और वो कुछ बात करने की हालत में नहीं थी। ऑल्दो वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसे एकदम से शॉक लग चुका था। अब पुलिस और डॉक्टर बावन बॉडी को चेक कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे होते हैं। उसी समय पुलिस पूछती है
कि क्या उसे एबी के बारे में कुछ पता है, तो वो सेम चीज बताती है जो उसने एंड्रयू को बताया, लेकिन कहती है कि शायद मैंने एबी की आवाज सुनी थी थोड़ी देर पहले, तो हो सकता है कि वो आई हो। और जो उनकी मेड होती है मैगी, उसे कहती है कि तुम ऊपर जाके जरा चेक करके आओ कि क्या एबी है या नहीं है। तो मैगी डरी हुई है, तो वो कहती कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, और वो उनकी एक नेबर मिस चर्चिल को लेके ऊपर के फ्लोर पे जाती है। जैसे ही मैगी और मिस चर्चिल ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, वो सीढ़ियों से गेस्ट रूम की ओर देखते हैं, और वो देखते हैं कि गेस्ट रूम के बेड के बाजू में मिस एबी खून से लथपथ पड़ी हुई है। जैसे वो ये देखते हैं, वो जोरों से चिल्ला के नीचे के फ्लोर पे आते हैं, जहां ऑलरेडी डॉक्टर बावन, लीजी और पुलिस ऑफिसर्स थे। अब दोस्तों, दोनों डेड बॉडीज को देखने के बाद लीजी की जो हालत हो गई थी, तो उनके नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर बावन ने उन्हें कुछ टैबलेट्स वगैरह सजेस्ट की। जो दो लोग करीब सुबह 9 बजे एकदम हंसते खेलते कंडीशन में थे, काम कर रहे थे, 11 बजे उनका ब्रूटली मर्डर किया गया था। अब दोस्तों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से एबी को करीब 19 बार कोई कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी जैसी चीज से वार किया गया था, और जो एंड्रयू थे उन्हें भी सेम हथियार से करीब 11 बार मारा गया था। और जितना ब्रूटल ये मर्डर लग रहा था, ये मर्डर कहीं भी चोरी चकारी या रैंडम मर्डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये मर्डर कोई गुस्से में हुआ है। अब दोस्तों, पुलिस इसके बाद पूरे घर की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें पूरे घर में कहीं पे भी डेड बॉडीज के अलावा कहीं पे भी उन्हें खून के निशान नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के बेसमेंट में आता है, तो उन्हें एक बक्से में एक हैचेट हेड मिलता है, जिसका जो हैंडल होता है वो तोड़ा हुआ होता है, और उन्हें समझ आता है कि ये ब्रोकन हैचेट जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेशली यूज्ड है। साथ ही साथ उन्हें पता लगता है कि हैचेट हेड पे जो ऐश और डस्ट लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली लगाई गई है, ताकि ऐसा दिखा सके कि ये काफी लंबे टाइम से यूज में नहीं था। तो पुलिस इसे प्रोबेबल मर्डर वेपन के रूप में अपने पास रखती है। इसके अलावा दोस्तों, जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है, जब थोड़ा बहुत छानबीन होती है, तो उन्हें 2 जगह खून मिलता है। एक लीजी के अंडरगारमेंट्स पे, और 2 एक बकेट, ऐसे कपड़ों से भरी हुई बकेट थी जिसको खून लगा हुआ था, जो कि बाथरूम में मिली थी। और जब लीजी को इस बारे में पूछा जाता है, तो वो इसके लिए काफी पर्सनल रीजन देती है, जिसकी वजह से पुलिस इन सारी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब तक दोस्तों पूरी स्टोरी फोकस कर रही होती है कि किसी ने दुश्मनी में आके, जैसा कि एबी और लीजी दोनों को लग रहा था, किसी ने दुश्मनी में आके एंड्रयू और एबी को मारा है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आती है, तब पता चलता है कि एबी की मौत करीब सुबह 9:30 बजे हुई, और एंड्रयू की मौत करीब 11 बजे। यानी इन दोनों की मौत के बीच में करीब 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स का डिफरेंस था। अब देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है कि किसकी डेथ पहले हुई है। क्योंकि अगर आप लोग देखो, तो इफ सपोज एंड्रयू की मौत पहले होती, तो जो भी उनकी सारी प्रॉपर्टी होती, उस पर फर्स्ट राइट होता उनकी वाइफ एबी का, और एबी की मौत के बाद जो भी सारी उनकी प्रॉपर्टी है वो उनकी फैमिली में बट जाती, जो कि उनकी मैटरनल साइड फैमिली होती। लेकिन अगर एबी की मौत पहले होती है और एंड्रयू की मौत बाद में होती है, तो जो भी सारी प्रॉपर्टी रहेगी वो लीजी और एमा के बीच बंटने वाली थी। इसलिए ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है कि एबी करीब 9:30 बजे और एंड्रयू करीब 11 बजे इनकी डेथ होती है, पुलिस ये सोचने लगी कि मान के चलते कि किलर अगर बाहर का है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई किलर आया, उसने एबी को करीब सुबह 9:30 बजे मारा, उसके बाद वो करीब 90 मिनट तक के उसी घर में अननोटिस छुपा रहा, जब ऑलरेडी घर में लीजी और मैगी थी। उसके बाद एंड्रयू आया, एंड्रयू का मर्डर किया, और वापस अननोटिस्ड वो घर से भाग गया। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? तो जैसे पुलिस ने इस एंगल को सोचा, तो उन्हें लगा कि शायद किलर बाहर का ना होते हुए घर का कोई है। अब दोस्तों, इसके बाद लीजी से पूछताछ हुई, मैगी से पूछताछ हुई कि जब करीब 9:30 बजे एबी का मर्डर हुआ तो वो लोग कहाँ थे। तो मैगी कहती है कि मैं विंडोज साफ कर रही थी, और साथ ही साथ उस समय उनके किसी नेबर की जो मेड है उनसे वो बातचीत कर रही होती है। और लीजी कहती है कि मैं नीचे वाले कमरे में कपड़े आयरन कर रही थी। तो जब लीजी को पूछा जाता है कि क्या आपने कोई आवाज सुनी, तो लीजी कहती है कि मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी जो सस्पेक्टेड हो। अब दोस्तों, पुलिस या फिर सोचती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ऊपर कोई एक ओल्ड लेडी जिनका वेट काफी अच्छा खासा था, वो गिरती है और नीचे लीजी को आवाज सुनाई नहीं आती। तो पुलिस ने सोचा लीजी कहीं ना कहीं सस्पेक्ट लिस्ट में आती है, लेकिन उनका फोकस था घर के जितने सारे लोग हैं उनके ऊपर। तो मेनली पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट में आपको 4 नाम दिखेंगे, जिसमें सबसे पहले ऊपर आते हैं लीजी, इसके बाद आती है मैगी, फिर आती है लीजी की बड़ी बहन एमा, और नंबर 4 पे आते हैं सबसे मोस्ट वांटेड सस्पेक्ट जॉन मोर्स, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली आए थे। उन्होंने ना कोई सूटकेस लाया, साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल बातें हुई थी, तो पॉसिबल था कि जॉन मोर्स का
पहले से कुछ प्लान हो और उस हिसाब से उन्हें भी सस्पेक्ट लिस्ट में रखा गया था। अब दोस्तों पुलिस ने इन सारे लोगों से जब पूछताछ की तो पता चलता है कि अंकल जॉन उनकी जो नीस होती है उससे मिलने जाते हैं और करीब 9:30 से 11 बजे के समय में तो एटलीस्ट उनकी नीस के पास होते हैं। उनकी नीस भी इस चीज को कंफर्म कर देती है। तो अंकल जॉन जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डाउट किया जा रहा था वो पहले ही इस चीज से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एमा की बात आती है। तो एमा के बारे में पता चलता है कि उस घर से करीब 24 से 25 किलोमीटर दूर वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है, जो कि 15 दिन का उनका कुछ वेकेशन या ट्रिप कह सकते हो। तो इस वजह से ये काफी कम चांसेस थे कि एमा उस जमाने में जब गाड़ियां वगैरह इतनी नहीं हुआ करती थी कि एमा वहां से आएगी और इन दोनों का मर्डर करके वापस चली जाए। तो एमा को भी शक के घेरे से बाहर किया गया। फिर बचते 2 लोग, लिजी और मैगी, क्योंकि ये दोनों ही उस समय घर में मौजूद थे। अब दोस्तों पुलिस इन दोनों पे ज्यादा शक कर रही होती है, लेकिन केस में आगे बढ़ने के लिए उन्हें मोटिव की जरूरत होती है। तो वो मोटिव ढूंढना शुरू करते हैं कि इन दोनों में से किसी ने भी अगर किया हो तो क्यों किया होगा। तो पहले वो मैगी के बारे में सोचते हैं कि मैगी आखिर ऐसा क्यों करेगी। इन दोनों का मर्डर करके उससे सिर्फ एक ही चीज हासिल हो सकती थी और वो थी कि यहाँ से उसकी जॉब निकल जाती। तो वो ऐसा क्यों करेगी। इसके अलावा जब लिजी के बारे में पता चलता है तो काफी सारी चीजें पुलिस को पता लगती है। जैसे मैगी बताती है कि लिजी और उनकी माँ के बीच में रिलेशंस कभी अच्छे नहीं थे। वो इतना हेट करती थी उन्हें कि उनके साथ कभी वो खाना तक नहीं खाती, उन्हें कभी माँ कह के नहीं पुकारती और साथ ही साथ उसके पापा से भी उसकी नहीं बनती, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स ऐसे बीच में हुए थे जिसकी वजह से लिजी नाराज थी और कहीं ना कहीं उसके पापा उसे पार्टी वगैरह नहीं करने देते। इस वजह से उसके पापा से नाराज रहती थी। अब दोस्तों पुलिस को ये चीज पता लगने के बाद कहीं ना कहीं जो डाउट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि लिजी ही इन दोनों मर्डर्स के पीछे है। इसके बाद दोस्तों ये मामला जो है न्यूज़पेपर्स में आता है, मीडिया में थोड़ा कवर होता है। तो न्यूज़पेपर वगैरह देख के वहाँ के एक लोकल केमिस्ट होते हैं, वो पुलिस के पास आता है और वो कहते हैं कि ये जो लड़की है लिजी, ये मौत के एक दिन पहले यानी अगस्त 3, 1892 को उनकी या प्रूसिक एसिड, जिसे आप हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से भी जानते होंगे, तो वो ये लेने आई थी। अब पुलिस जब इसके बारे में लिजी से पूछती तो लिजी कहती कि हाँ मैं गई थी, लेकिन मुझे उसका काम कुछ क्लीनिंग पर्पस के लिए था। ऑल्दो वो केमिस्ट ने उसे नहीं दिया क्योंकि उसके पास डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। इसके अलावा दोस्तों पुलिस की पूछताछ होती रहती है और लिजी जो है अपने बयान लगातार बदलते रहती है। पहले वो कहती है कि जब वो बान में थी तो उसने कुछ डिस्टर्बिंग सा नॉइस सुना घर से, इसीलिए वो भागी भागी घर की ओर आती है। लेकिन 2 घंटे बाद जब पूछताछ होती है तो वो कहती है कि नहीं, वो बान से सिर्फ उसका काम हो गया इसलिए वापस आई और उसे नहीं पता था कि घर में कोई डिस्टर्बिंग सी चीज हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों लिजी की जो दोस्त थी एलिस रसल, वो मर्डर वाली रात यानी कि 4 अगस्त 1892 को लिजी के साथ रहने आती है। अब तक एमा भी आ चुकी होती है, तो वो लिजी एंड एमा के साथ रहने आती है। लेकिन वो बताती है कि 6 अगस्त 1892 को जब वो सुबह सुबह उठती है तो वो देखती है कि लिजी किचन के सिंक में अपने कुछ कपड़ों पे केरोसिन डाल के उन्हें जला रही होती है। और जब उसके बारे में पुलिस उनसे पूछती है या फिर एलिस खुद उनसे पूछती है तो लिजी कहती है कि इन कपड़ों पे कुछ पेंट का पुराना दाग लग चुका था, इसलिए उसने उन कपड़ों को जला देना ही ठीक समझा। इसके बाद दोस्तों पुलिस लिजी को कुछ ऑफिशियल पूछताछ वगैरह के लिए बुलाती है और वहाँ भी वो अपने सेम बयान बदलती रहती है। कभी वो कहती है कि जब एंड्रयू आए तब वो डाइनिंग रूम में थी, कभी कहती है वो किचन में मैगजीन पढ़ रही थी और कभी कहती है कि वो स्टेयर्स से उस समय नीचे आ रही। अब तक दोस्तों जितने सारे पुलिस को डाउट्स हुए, साथ ही साथ जितने सारे उनकी इंक्वेस्ट हुई, लिजी के बदलते बयान, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसके बेस के ऊपर लिजी को 11 अगस्त 1892 को जेल में डाला जाता है। अब दोस्तों लिजी के जेल जाने के बाद ये केस बंद नहीं होता है बल्कि और ज्यादा चढ़ने लगता है। जैसे लिजी को जेल होती है तो ये न्यूज़ सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ जाती है और कुछ लोग इस बात को मानने को रेडी नहीं होते कि लिजी ने यह मर्डर किया हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि लिजी एक मॉन्स्टर है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। इसके अलावा दोस्तों कुछ वुमेन राइट्स वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने लिजी के फेवर में कुछ प्रोटेस्ट किए, जिसमें उनकी मांग थी कि लिजी का एक कोर्ट ट्रायल एटलीस्ट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 10 महीने बाद यानी करीब 1 जून 1893 को लिजी जेल में थी और उसी समय इसी सेम शहर द फॉल रिवर में एक और मर्डर होता है और मर्डर करने का तरीका एकदम सेम। जो किलर था उसने विक्टिम को हैचेट से उसके सिर पे वार किया और करीब 15 से 20 बार उसने किया। और ये चीज़ जितनी भी सारी मीडिया है, जितने सारे न्यूज़पेपर्स है और जितनी सारी कोर्ट और ज्यूरी है इस चीज़ को नोटिस करते हैं। और इसके 4 दिन बाद यानी कि 5 अगस्त 1892 को लिजी का कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। अब दोस्तों कोर्ट ट्रायल शुरू होता है उसी समय कोर्ट कुछ चीज़ें क्लियर कर देती है। जैसे प्रोसिक्यूशन कुछ चीज़ों में कहते हैं कि इनके बदलते जो बयान थे ये इनके अगेंस्ट गए। तो डॉक्टर बावन कहते हैं कि इनके बदलते बयानों की एक वजह ये हो सकती है
कि उस समय उनकी नर्व्स कंट्रोल करने के लिए और उन्हें प्रॉपर नींद आए, इसके लिए उन्होंने उन्हें मॉर्फिन देना शुरू किया और प्रॉपरली ये सारी चीज़ें वर्क करी, इसलिए उन्होंने मॉर्फिन का डोसेज डबल तक कर दिया था। तो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों इनके स्टेटमेंट्स में इतना चेंज आया। तो कोर्ट ने सबसे पहले जो ये सारी इंक्वायरी हुई थी, जो सारे क्वेश्चनिंग हुए थे, इसे इनवैलिड करार कर दिया। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड चीज़ नेबर्स और मैगी ने कही थी कि इनके माँ के साथ रिलेशन बहुत खराब थे, जिसके अगेंस्ट में एमा आके कहती है, जो कि उनकी सगी बहन है, हाँ भले ही वो उन्हें पसंद नहीं करते थे लेकिन कहीं से भी उन्हें वो हेट नहीं करती थी। तो कोर्ट इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखती है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है प्रूसिक एसिड वाला। तो कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात को भी इनसिग्निफिकेंट करार देते हुए ट्रायल आगे बढ़ाते हैं। अब देखो प्रोसिक्यूशन आता है और प्रोसिक्यूशन एज यूजुअल बहुत लंबी संबी एक कहानी बताते हैं जिसके हिसाब से किस तरीके से हो सकता है कि लिजी ने मर्डर किए हो। इसके बाद दोस्तों डिफेंस शुरू होता है और डिफेंस की मैं बात करूं तो लिजी चूंकि बहुत अमीर घर से, तो लिजी कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे बेस्ट डिफेंस लॉयर्स या फिर डिफेंस टीम को हायर कर सकती थी और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जो उनके लॉयर थे वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो विक्टिम की इमेज ही चेंज कर देते हैं। तो डिफेंस ने अपना काम शुरू किया और सबसे पहले तो उन्होंने लिजी का पूरा गेटअप ही चेंज कर दिया, जहां उन्हें एक कह सकते हो एक इनोसेंट नन की तरह उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, जिनके एक हाथ में हमेशा एक लकड़े वाला फैन हुआ करता था। अब दोस्तों डिफेंस कहता है कि इवन इफ लिजी ने ये दोनों मर्डर्स किए हैं तो उनके कपड़ों पे पुलिस को कोई खून क्यों नहीं मिला। इवन उन्होंने 2 से 3 ऐसे नेबरहुड के विटनेसेस को भी कोर्ट में खड़ा किया जिन्होंने ये कंफर्म किया कि उन्होंने शायद 11 बजे से 11:15 के बीच में लिजी को बान में जाते हुए देखा था। अब इसके अलावा सेकेंड चीज दोस्तों जो डिफेंस के फेवर में गई वो थी कि मर्डर वेपन। देखो मर्डर वेपन को लेके प्रोसिक्यूशन कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। इवन जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी इस चीज को लेके श्योर नहीं थे। एक पुलिस ऑफिसर कहते कि उन्हें जो हैचेट था उसका हैंडल मिला था, वही जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे वो कहते कि उन्हें उसका हैंडल नहीं मिला। तो ये सारे कंफ्यूजन के बीच और साथ ही साथ वो वेपन आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, इस वजह से भी लिजी को इसका बहुत फायदा मिला। इसके अलावा दोस्तों जब ट्रायल चल रहा था तो लिजी के जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने एबी और एंड्रू दोनों के जो स्कल थे जिसे ऑटोप्सी के टाइम निकाल दिया गया था वो लेके आए थे कोर्ट रूम में कुछ साबित करने के लिए। और जैसे ही लिजी उन दोनों स्कल को देखती है वैसे वो एकदम बेहोश हो जाती है। और इस बात को भी डिफेंस एक तरीके से यूज करते हैं कि जो लड़की स्कल को देख के बेहोश हो गई तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना ब्रूटल मर्डर इस लड़की ने किया हो। अब दोस्तों लिजी के फेवर में जो लोग थे उन लोगों का मानना था कि इतना ब्रूटल मर्डर कोई लड़की कैसे कर सकती है। उनके हिसाब से अगर लिजी को ये करना ही होता तो शायद वो कोई थोड़ा और कम ब्रूटल तरीका चुनती, शायद वो कोई पॉइजन वगैरह देती या कुछ और तरीका चुनती जो इतना ब्रूटल ना हो। उनके हिसाब से कोई लड़की, अब यहाँ जेंडर आ रहा है ठीक है, उनके हिसाब से कोई लड़की ऐसा मर्डर नहीं कर सकती। इसके अलावा दोस्तों लिजी जो है अपने यंग एज में कई सारी चर्च एक्टिविटीज़ वगैरह में भी इन्वॉल्व थी, कई सारे बच्चों को वो संडे टीचिंग्स देती थी। इसके अलावा कई सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या फिर कई सारे चर्च के जो मूवमेंट्स वगैरह थे उसमें वो एक की रोल निभाती थी। तो जितने भी सारे चर्च वाले लोग थे वो लिजी को क्लियर कट फेवर कर रहे थे और उनके हिसाब से लिजी ऐसा कुछ काम कभी नहीं कर सकते। और इन सारी बातों को डिफेंस ने फिर से अपने फेवर में यूज किया। साथ ही साथ दोस्तों जो डिफेंस लॉयर है वो कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि जस्ट बिकॉज लिजी एक लड़की है ये दोनों मर्डर्स उसने नहीं किए होंगे। यानी कहीं ना कहीं डिफेंस लॉयर सिर्फ एक जेंडर के नाम पे उन्हें डिफेंस दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों डिफेंस और प्रोसिक्यूशन ने अपने अपने साइड रखे और फाइनल वर्डिक्ट ज्यूरी को देना था। और ज्यूरी ने करीब 1.5 घंटा डिस्कशन करने के बाद लिजी को फाइनल वर्डिक्ट दिया कि शी इज़ नॉट गिल्टी। जैसी लिजी ये सब सुनती है वो खुशी के मारे पागल हो जाती है और कहती है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसके बाद एमा और लिजी वापस अपने घर जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, लेकिन जो उनके सराउंडिंग होती है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उन्हें नॉट गिल्टी कहा गया था बट जो आसपास के लोग थे वो उन्हें गिल्टी ही समझते थे और इसी वजह से लोग उन्हें इग्नोर कर देते। जिन चर्च में वो जाती थी उन चर्चेस में भी उन्हें आइसोलेट कर दिया करते थे, साथ ही साथ उनसे कोई ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करता। तो इसके बाद वो दोनों बहनें अपनी आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए द हिल्स में रहने गई। वहाँ उन्होंने एक प्रॉपर जो लाइफस्टाइल वो चाहती थी वो लाइफस्टाइल उन्होंने जिया। एक बड़ा सा घर, कई सारे नौकर चाकर और जितनी सारी फैसिलिटीज उन्हें चाहिए थी वो सब उनके पास थी। अब देखो दोस्तों ऑल्दो लिजी को कोर्ट ने नॉट गिल्टी करार दिया लेकिन आने वाले सालों में कुछ थेरीज ऐसी आई जिसके ऊपर आपको शायद समझना चाहिए। जैसे थेरी नंबर 1 ये आई थी कि हो सकता है कि लिजी और एमा ने ये मिलके किया है। जिस थेरी के अकॉर्डिंग एमा उसके फ्रेंड के घर से वापस आई
उसने सबसे पहले एबी को मारा, उसके बाद वो उसी घर में रुकी और जब करीब करीब 11 बजे उसने एंड्रयू का मर्डर किया और उसके बाद वो वापस चली गई। और इसी वजह से लीजी के कपड़ों पे कोई ब्लड स्टेन्स नहीं थे, क्योंकि जो भी सारे मर्डर्स थे वो तो एमा ने किए थे। तो ये एक थ्योरी काफ़ी पॉपुलर हुई। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि लीजी और मैगी, जो कि उनकी मेड थी, उनके बीच में कुछ पर्सनल रिलेशन बनने लगे थे और उस दिन यानी कि 4 अगस्त 1892 को एबी उन्हें कुछ करते हुए पकड़ती है और एकदम अग्रेसिवली रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से लीजी और मैगी दोनों ने मिलकर पहले एबी को मारा। और जब ये सारी चीजें वो उनके पापा को यानी कि एंड्रयू को कन्फ्रंट करते हैं, तो एंड्रयू भी सेम अग्रेसिवली जब रिएक्ट करता है तो उन्हें मजबूरन एंड्रयू को भी मारना पड़ता है। और इसके बाद दोस्तों एक और चीज पॉपुलर हुई थी कि 1948 में जब मैगी की मौत होती है, तो मैगी कहीं ना कहीं उसकी बहन को बताती है कि उस समय उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया था जस्ट टू प्रोटेक्ट लीजी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये बता नहीं सकता, बट कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद दोस्तों 1927 में करीब 1 जून 1927 में लीजी की न्यूमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है और इसके ठीक 9 दिन बाद यानी करीब 10 जून को उनकी बड़ी बहन एमा की भी डेथ हो जाती है। अगर दोस्तों हम लोग लीजी की मौत के टाइम की बात करें तो जिस टाइम उनकी मौत हुई उस टाइम उनके पास करीब $250,000 की उनकी नेटवर्थ हो चुकी थी। कई सारे घर थे, कई सारी कमर्शियल चीजें थी, कई सारे ट्रस्ट वगैरह में वो डोनेट करती थी, तो काफी ज्यादा पैसा उनके पास था। बाकी दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यही थी आज की कहानी। क्या लगता है आपको कि कौन होगा मर्डरर? और ये चीज तो आज भी कई लोग डिकोड कर रहे हैं कि क्या हुआ था आखिर 4 अगस्त 1892 को। आपको जो लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी और भी कोई अगर आपको ऐसी वीडियोस वगैरह चाहिए हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।